हेलो, आई एम महिमा नागर, लेक्चरर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और आज मैं आपकी एमपी 206 की यूनिट सेकंड गैस लॉस का ही लेक्चर लूंगी। तो अपन देखते हैं कि गैस लॉस जो आपका सेकंड चैप्टर, इसमें क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। इसमें हम लेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जूल्स लॉ, कैरेक्टराइज गैस इक्वेशन, गैस कांस्टेंट, मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर स्पेसिफिक हीट। ये आपके सेकेंड चैप्टर के कंटेंट हैं जिसको अपन आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन को स्थापित करता है। अगर आपका तापमान स्थिर रहता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम कोई चीज को, गैस को हीट देते हैं या हम उसको उष्मा देते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सबसे नीचे आप देखो, वॉल्यूम आपका जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा पी कम होगा, पी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि P इंटू वी कॉन्स्टेंट है। तो प्रेशर, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, इन दोनों का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर तापमान आपका कांस्टेंट है। तो Boyle's law states that when any gas is heated at constant temperature, its volume multiplied by pressure remains constant. उसका वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष दाब के प्रतिलोमानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर है। मतलब प्रतिलोमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर उसका आयतन और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं या प्रतिलोमानुपाती हैं। ये होता है आपका बॉयल्स लॉ। और इसी को अगर अपन दो स्टेट्स में देखते हैं कि पहली अवस्था में अगर किसी भी चीज में आपका प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन P1 है और V1 है, और दूसरी अवस्था में अगर आपका प्रेशर या दाब P2 है और आयतन V2 है, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये भी आपका बॉयल्स लॉ हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो आपकी तीन तरह से होगी, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, V is inversely proportional to 1 by P, V is proportional to 1 by P या V is inversely proportional to P, ऐसे बताएंगे हम। और P1 V1 is equals to P2 V2। This is your Boyle's law। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बताता है, ये बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। अगर आपका T कांस्टेंट है, दाब या प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और तापमान के बीच में क्या संबंध बनता है। तो वॉल्यूम और तापमान के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन बनता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या वॉल्यूम है वो तापमान के समानुपाती होता है अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एनी गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स चेंज इन वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर चेंज। इसमें हम जो तापमान लेंगे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, तो आपका जो आयतन है वो वॉल्यूम है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होगा। आयतन और तापमान में समानुपाती रिलेशन होता है अगर आपका दाब स्थिर है। और इसको हम V इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया। नेक्स्ट अपन ऐसे देख सकते हैं, V बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो V और T का जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। और अगर हम दो अवस्थाओं के लिए देखते हैं, पहली अवस्था में V1 और T1 आपके आयतन और तापमान है, दूसरी अवस्था में आपका V2 और T2 आयतन और तापमान है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2। और हम देख सकते हैं कि V और T के बीच में फलन है वो जीरो है, तो V सिर्फ T पे डिपेंड कर रहा है और बाकी आपका कोई नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं F V T इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। इसको हम दिखा सकते हैं, बॉयल्स लॉ V is proportional to 1 by P, चार्ल्स लॉ V is proportional to T, एवोगाड्रोस लॉ ये अपन आगे देखते हैं। उसमें आपका वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स, N है आपका इसमें नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको अपन बाद में देखते हैं।
फिर आपका आता है जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है कि किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान का फलन है। आंतरिक ऊर्जा किसी भी चीज गैस की उसकी खुद की मॉलिक्यूल की वजह से होती है, बॉन्ड एनर्जी और उसकी गतिज ऊर्जाओं की वजह से होती है मॉलिक्यूल्स की। तो वो आंतरिक ऊर्जा सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, उसके तापमान पे। Joule's law states that the internal energy of a perfect gas, हम इसमें मान रहे हैं कि गैस आपकी परफेक्ट है, आदर्श गैस है। ये ज्यादातर सब नियम आपके आदर्श गैस के लिए माने जाते हैं। तो आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर में कोई चेंज हो, दाब में और आयतन में या वॉल्यूम में कोई चेंज हो, तो उस पर वो निर्भर नहीं करता है उसकी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, उसके तापमान पे। अपन ने पहले देखा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो गति करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा और जो आपस में उनका बंधन होता है वो बॉन्ड एनर्जी, ये दोनों मिलकर उसकी इंटरनल एनर्जी बनती है। तो वो आपकी बाहरी चीजों पे प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये आपका हो गया जूल का नियम। तो अपन ने देख लिया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जूल्स लॉ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट आपका है एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो का नियम। इसमें क्या होता है, equal volume of different gases at the same pressure and temperature contain equal number of molecules। अगर हम अलग अलग तरह की गैसें लेते हैं, सेम वॉल्यूम की, इक्वल वॉल्यूम, एक ही आयतन की हम अलग अलग गैसें लेते हैं और उसको एक ही प्रेशर और तापमान पे रखते हैं, तो उनमें जो मॉलिक्यूल का नंबर या उसके अणुओं की संख्या है वो क्या होगी, बराबर होगी। ये एवोगाड्रो का नियम है। 1 mole of gas at NTP has a mass equal to its molecular mass. This mass is known as 1 kilogram mole। तो इसको समझने के लिए अपने को मोल कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो 1 मोल ऑफ गैस, एक किसी भी गैस का एक मोल क्या होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसके बराबर अगर उसका मास लेते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन गैस का मास 2 है, तो अगर हम 2 ग्राम गैस लेते हैं तो वो 1 मोल हो गई। ऑक्सीजन का आपका 16 है, तो अगर हम 16 ग्राम की ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या होगी, 1 मोल की गैस होगी। तो जो जब मास आपका मॉलिक्यूलर मास का, कोई भी चीज गैस का मॉलिक्यूलर मास के बराबर जो मास होता है वो आपका 1 मोल कहलाता है। For m gram of gas we have m is equals to n into m, where n is number of moles। तो अगर आपके हम m किलोग्राम ऑफ गैस लेते हैं तो m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये आपका एवोगाड्रो का नियम था कि आपकी जो भी मोल है आपकी उसमें आपके जितना भी आपके सेम अगर वॉल्यूम पे, आपको सेम वॉल्यूम की गैस सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये अपना हर जगह लगेगा कि उसका द्रव्यमान नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। फिर अपन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस। अगर हम बॉयल्स का और चार्ल्स का दोनों का नियम को मिला देते हैं, बॉयल का नियम क्या था, P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चार्ल्स का क्या था, V बाय T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों को मिलाने से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन गैस की बन जाती है, परफेक्ट गैस की। इसमें हम बोलते हैं P V बाय T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। P V बाय T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम ले लेते हैं R। P V बाय T इज इक्वल्स टू R। देखो इसमें आप क्या हुआ है आपका, तो R क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस। लाक्षणिक गैस का ये कांस्टेंट है, ये आपकी गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सी तरह की गैस है। इसको हम P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस। ये आपकी आगे हर जगह अपनी काम आएगी। कोई भी अवस्था, अगर आपका किसी भी अवस्था है, पहली अवस्था जिसमें आपका दाब P, वॉल्यूम V और तापमान T है, और दूसरी अवस्था जिसमें आपका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और तापमान T2 है, तो P1 V1 अपन T1
इज इक्वल्स टू P2V2 by T2। ये हमारा बराबर होगा हमेशा, ये कांस्टेंट होता है। इसको हम PV इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू R कर देते हैं, कांस्टेंट को हम R ले लेते हैं। यह कांस्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट कहलाया जाता है, जो कि डिपेंड करता है कौन सी वाली आपने गैस ली है, टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी R की, इसकी R की यूनिट होगी PV by T है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर पर किलोग्राम पर केल्विन या जूल पर किलोग्राम केल्विन। और PV इज इक्वल्स टू, अगर द्रव्यमान m लेते हैं तो PV इज इक्वल्स टू mRT हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने चार्ल्स और बॉयल्स लॉ दोनों के साथ जोड़ के हमने बनाई है। और ये आपकी परफेक्ट गैस के लिए काम में लेती हैं। इसको हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं, आदर्श गैस का नियम। यह आदर्श गैस के लिए काम करता है, आदर्श गैस नियम। फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्व गैस स्थिरांक। ये क्या होता है, अपन ने अभी देखी गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू mRT होती है। अब हम इसमें m जो द्रव्यमान है उसको हम क्या इक्वल करेंगे, m द्रव्यमान को n इंटू m कर दिया हमने। देखो आप इसमें n इंटू m मतलब n तो नंबर ऑफ मोल्स है और m आपका मोलिकुलर मास है। जैसे अपन ने मोल पढ़ा था, मोल क्या होता है, उस हिसाब से आपका m इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, ये हो गया द्रव्यमान। अब हम m की जगह अगर n m रख देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, mr इज इक्वल्स टू PV बटा n बाय T। तो इसमें हमने m इंटू R जो लिया है वो हो गया RU, या PV बाय NT आपका हो गया RU। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका सार्व गैस स्थिरांक। ये आपका बराबर होता है जो हमने पहले इक्वेशन में लिया R, उसके इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट से। दोनों अलग अलग है, आप देखो एक R है जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और दूसरा है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर मास से कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम RU बोलेंगे। और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। R जो है वो आपका हर गैस का अलग अलग होगा, और M जो है वो आपका मॉलिक्यूलर मास, वो भी हर गैस का अलग होगा। हर गैस का M मॉलिक्यूलर मास अलग होता है और R अलग होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी एक फिक्स कांस्टेंट बन जाएगा, उसको बोलते हैं RU, जिसकी वैल्यू होगी 8.3149। ये फिक्स रहती है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपका हमेशा फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू 8.3149 होती है और इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम पर मोल। ये एक मोल के लिए है, क्योंकि एक मोल आपका सब गैस का बराबर होता है, मोल पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मोल। अपन ने देखा क्या होता है। तो अगर किसी भी गैस का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लेते हैं तो वो 1 मोल कहलाता है। यदि गैस का द्रव्यमान उसके अणु भार के बराबर लिया जाए तो उसको उस गैस का 1 मोल कहते हैं। और इस अणुभार के किलोग्राम में उस गैस के स्थिरांक से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे सार्व गैस स्थिरांक कहते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज का, जैसे मैंने ऑक्सीजन बताया, ऑक्सीजन का 16 होता है मोलिकुलर वेट, तो हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो 1 मोल ऑक्सीजन हो गई। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर हम 2 ग्राम लेते हैं तो 1 मोल हो गई। तो हाइड्रोजन के लिए 1 मोल हो गया 2 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 1 मोल हो गया 16 ग्राम। तो 1 मोल, और वो अणुभार बराबर होता है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 16 मॉलिक्यूलर वेट है और हमने 16 ग्राम ले लिया तो वो मोल हो गया। तो इसी मॉलिक्यूलर वेट को हम R से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट RU। M इंटू R इज इक्वल्स टू R। तो अब अपन दोनों में फर्क देखते हैं। दो चीजें हैं आपकी, एक तो सिंपल R है और एक आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो सिंपल R है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, is the value of R for a specific gas for use in the equation। सादी इक्वेशन में हम जो R ले रहे हैं वो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और
इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से तो वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बनता है। इट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से तो आर हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या फर्क हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, is that universal gas constant is only applicable for ideal gases। सिर्फ आदर्श गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट चलता है और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सभी रियल गैसेस के लिए चलता है। ये आपका इसका फर्क हो गया। लास्ट में अपन देखते हैं स्पेसिफिक मोलर हीट क्या होती है या विशिष्ट मोलर ऊष्मा क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट नॉर्मल अपन विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि 1 किलोग्राम कोई चीज है द्रव्यमान, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अपने को जो चाहिए वो होती है हीट, वो होती है स्पेसिफिक हीट। और इसमें क्या हम मोलर द्रव्यमान लेंगे, इकाई मोलर द्रव्यमान वाले पदार्थ का इकाई तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट मोलर ऊष्मा कहलाती है। तो हमने इसमें द्रव्यमान क्या लिया, 1 मोल। तो 1 मोल द्रव्यमान जो लिया है हमने, जैसे ऑक्सीजन का 16 है तो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो 1 मोल द्रव्यमान वाली ऑक्सीजन होगी। उसका तापमान अगर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसमें जो ऊष्मा चाहिए वो कहलाती है स्पेसिफिक मोलर हीट। Quantity of heat required to increase the temperature of 1 mole of gas through 1 degree is called molar specific